Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video, we will discuss here an important Greek philosopher, Heraclitus. First of all, Heraclitus was born about 535 BC. 535 BC के अंदर इनकी पैदाइश हुई है और इनकी डेट ऑफ डेथ जो है ना 475 BC है और he was thus subsequent to Xenophanes, contemporary with Parmenides. Parmenides contemporary फिलासफर रहे हैं एंड ओल्डर दैन जेनो. तो इन्होंने जो जिन चीज़ों के बारे में अपना कंसेप्ट पेश किया है ना उसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती हूँ. पार्ट 1 की आउटलाइन आपके सामने है. सबसे पहले जो है हमें पार्मेनाइड्स जो इससे हमने प्रीवियस फ़िलासफ़र पढ़े थे ना उनमें से एक फ़िलासफ़र था पार्मेनाइड्स. उसके थोड़ा सा ना हमें ओवरव्यू लेना पड़ेगा. उसने जिन कंसेप्ट्स को पेश किया था जिस बारे में उसकी थ्योरी थी बीइंग और नॉट बीइंग के बारे में उसको थोड़ा हमने रिवाइज करना होगा. उसके बाद हम हेराक्लाइटिस पे बात करेंगे. सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं पार्ट 1 की कि इसने जो है काउंटर्स किया है पार्मेनाइड्स को. किस तरह से किया वो मैं आगे बताऊंगी. सेकंड पॉइंट आता है बिकमिंग इज रियल अकॉर्डिंग टू हेराक्लाइटस. बिकमिंग इज रियल. थर्ड पॉइंट है परमानेंस और रिलेटिव परमानेंस. इन दोनों को वो क्या कहते हैं कि ये इल्यूजन है. किस तरह से कहता है तो मैं आगे बताऊंगी आपको. फोर्थ पॉइंट है रीजन प्लस एग्जाम्पल. ये जो इसने यहाँ पे बात की ना कि परमानेंस जो है और जो रिलेटिव परमानेंस है जो चीज़ें परमानेंट हैं वो इल्यूजन हैं. ठीक है. उनको इसने किस तरह से प्रूव किया है रीज़न के थ्रू विद एग्जांपल इसने प्रूव किया है इस बात को. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इज फ्लक्स. फ्लक्स यानी हर चीज़ चेंज हो सकती है. कोई भी चीज़ परमानेंस नहीं है क्योंकि परमानेंस को तो वो रियल मान ही नहीं ना रहा. नेक्स्ट पॉइंट है बिकमिंग बीइंग प्लस नॉट बीइंग. सेम केस विद पार्मेनाइड्स ने क्या कहा था कि बीइंग और नॉट बीइंग का उसने कंसेप्ट दिया था ना कि बीइंग और नॉट बीइंग. तो इसने बिकमिंग की कहा है कि बिकमिंग में ही बीइंग और नॉट बीइंग भी है. आगे देखते हैं क्या. बीइंग प्लस नॉट बीइंग इक्वली रियल. वो कहते हैं कि वही बात आ जाती है कि पार्मेनाइड्स को हमने ओवरव्यू थोड़ा सा करना पड़ेगा कि पार्मेनाइड्स ने क्या कहा था कि बीइंग जो है ना वही रियल है. नॉट बीइंग बिकमिंग है तो वो रियल नहीं है अनरियल है. लेकिन यहाँ पर ये हेराक्लाइटिस कहते हैं कि बीइंग प्लस नॉट बीइंग यानी दोनों चीज़ें जो है ना वो इक्वली रियल हैं. दोनों को हमने रियल मानना है. नेक्स्ट देखते हैं कि बीइंग हैज़ नॉट बीइंग इन इट. गुड हो गया. इस पॉइंट में वो कहता है कि बीइंग के अंदर ही नॉट बीइंग है यानी एक दूसरे से अलग नहीं है. दोनों रियल हैं और दोनों एक ही दूसरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. किस तरह से ये आगे मैं बताऊंगी. नेक्स्ट पॉइंट है हार्मनी ऑफ अपोजिट टेंशंस. कि किस तरह से हार्मनी पाई जाती है ऑपोजिट से चीज़ों के दरमियान. ये आउटलाइन होगी फर्स्ट पार्ट की. इन चीज़ों को लाइन बाय लाइन मैं डिटेल में डिस्कस करती जाऊंगी कि किस तरह से हेराक्लाइटस ने इन चीज़ों को जो है वो बयान किया है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें पार्मेनाइड्स को एक मरतबा नज़र डालनी पड़ेगी. समझ लें कि ये इसके कंटेम्प्रेरी थोड़ा सारा चला है. इसने इसको काउंटर किया. पार्मेनाइड्स के जो कंसेप्ट थे ना उसको हेराक्लाइटस ने जो है काउंटर किया. किस तरह से. पार्मेनाइड्स के मुताबिक चेंज जो था ना जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं वो अनरियल है. जैसे उसने किया था कि अगर वर्ल्ड में तो हर चीज़ आए दिन चेंज होती रहती है ना तो उसने उसे क्या कहा था कि ये तो अनरियल है. वर्ल्ड तो है ही अनरियल यानी इसे उसने कहा था कि ये हो गया नॉट बीइंग. वर्ल्ड को उसने नॉट बीइंग कहा था. चेंज जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं तो उसमें एक चीज़ वर्ल्ड है. पूरी दुनिया में हर चीज़ चेंज होती रहती है. तो अकॉर्डिंग टू पार्मेनाइड्स कि नॉट बीइंग इज अनरियल. और जो चीज़ें नॉट चेंज है ना जो चेंज नहीं होती हैं वो जो चीज़ें परमानेंस रहती हैं अकॉर्डिंग टू पार्मेनाइड्स वो चीज़ें रियल हैं यानी वो कहलाएंगी बीइंग. पार्मेनाइड्स के मुताबिक जो चीज़ें चेंज नहीं होती जो चीज़ें परमानेंस रहती हैं वो चीज़ें हैं बीइंग और वो चीज़ें ही रियल होती हैं. और जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं वो अनरियल कहलाती हैं और वो नॉट बीइंग कहलाती हैं. अब इस तरह से ये मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पॉइंट था काउंटर किस तरह किया है हेराक्लाइटस ने पार्मेनाइड्स को. हम देखते हैं कि काउंटर किया है पार्मेनाइड्स को प्रूव थ्रू रीज़न प्लस एग्जांपल्स. यहाँ पर मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि रीजंस और प्लस एग्जांपल्स के थ्रू इसने ना इस बात को जो है ना प्रूव किया था.
यहाँ पे देखें कि ऑल थिंग्स आर चेंजिंग एंड पासिंग इनटू न्यू फॉर्म्स एंड शेप्स। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं कि वो परमानेंस नहीं है। जिस तरह से वो पार्मेनाइड्स ने बोला था ना कि जो चीज़ें हम लोग को चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं ना, बेसिकली वो जो है इल्यूजन है। लेकिन उसके अगर हम इसको कंटेम्प्रेरी कहें या फिर अगेंस्ट फॉर्म में कहें तो हेराक्लाइटस ने क्या उल्ट बात की थी, अपोजिट बात ये की थी कि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, वो चीज़ें जो हैं रियल हैं। जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके मुताबिक कि दुनिया में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो कोई परमानेंस हो, हर चीज़ ही चेंज हो रही होती है। तो उसके मुताबिक जो है हर चीज़ टाइम बाय टाइम जो है उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आ रही है, उसकी नई फॉर्म बन रही है, उसकी नई शेप्स बन रही हैं। तो हेराक्लाइटस के मुताबिक दुनिया में कोई चीज़ भी जो है परमानेंस नहीं है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं कि उसने कहा था कि मैच स्टिक ले लें, उसको लगा लें फायर। अभी मैं करके नहीं दिखा सकती आपको, वरना मैं करके दिखाती कि हमने एक मैच स्टिक ले लेनी है, ठीक है, माचिस की तीली ले ली, उसको शुरू में स्टार्टिंग में लेते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये हमने शुरू में ले ली माचिस, ये माचिस की तीली आ गई स्टार्टिंग में। अब तो ये है ना, अब हम अगर इसको समझ लें कि ये बीइंग है, ये कि है, ये एक चीज़ बनी हुई है, इसमें अभी फ़िलहाल तो कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब हमने इसको लगानी है आग, एक सेकेंड, जब हमने इसको लगा लेनी है आग, तो इसकी जो शेप है, इसका जो कलर है, इसकी जो फॉर्म है, वो हो जानी है चेंज। ये देखें, ओह कुछ भी, मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से एक माचिस की तीली का जो है ना, अब हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताई थी ना तीली, उसकी जो है वो मैच स्टिक की जो शेप थी वो उसने एज इट इज़ थी। अब ये देखें, अब ये देखो थोड़ी सारी जल गई है ना, ये जल गई, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मज़ीद अगर ये जली हुई होती ना, मेरे हाथ से ना गिरती, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसकी शेप भी चेंज हो जानी थी आग की वजह से। किसकी वजह से? आग की वजह से। आग को ही इसने आगे जो है डिफाइन करता गया है, उस पर मज़ीद बात करेंगे। तो इसकी शेप जो है उसने कहा कि वो चेंज हो गई है, परमानेंस नहीं रही है। कि मैच स्टिक की जो है ना शेप, उसका कलर, उसकी फॉर्म वो चेंज हो गई है टाइम के साथ। वो कहता है कि कोई भी चीज़ परमानेंस नहीं रहेगी। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि चाइल्ड ग्रोथ डेथ, गुड हो गया। यहाँ पर वो बात कहता है कि इंसान जो है ना, वो भी खुद भी चेंज होता रहता है। किस तरह से? कि इंसान जो है पहले तो बच्चा होता है, फिर जब उसकी ग्रोथ होती है, वो एडल्टहुड में आता है, फिर वो एल्डर बन जाता है, तो इस तरह से फिर वो ओल्ड हो जाता है और फिर एंड पॉइंट पे वो मर जाता है, डेथ आ जाती है। तो वो कहता है कि इंसान की बॉडी में भी है ना, जो वो चेंजेस आती रहती हैं, हेवनली चेंजेस जो है ना आती रहती हैं हर चीज़ में। वो कहते हैं कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी, हर चीज़ में चेंज आता रहेगा। नेक्स्ट बात उसने एग्जाम्पल में क्या दी है कि ब्रेन डेवलपमेंट। वो कहता है कि हमारा जो माइंड है ना, वो भी जो है चेंज होता रहता है टाइम के साथ। किस तरह से? जब एक छोटा बच्चा है, उसका माइंड जो है फ़िलहाल छोटी छोटी बातों को कैप्चर करता होता है। फिर जब वो मैच्योर होता जाता है, जब उसके एक्सपोज़र डेवलप होते जाते हैं, वो एक्सपीरियंस करता जाता है चीज़ों को, तो उसका माइंड डेवलपमेंट होती रहती है उसकी। वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहा होता है। जब वो पढ़ता है और मज़ीद चीज़ों को अच्छी तरह से समझता है, तो एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में जैसे फ़र्क बनता जाता है, इसी तरह अगर हम चीज़ों को एक्सपोज़र करते जाएँ तो हमारे जो है मेंटालिटी जो है वो डेवलप होती रहती है। इस तरह वो कहते हैं कि माइंड भी हमारा डेवलप होता रहती है, उसमें भी चेंज आते रहते हैं, वो भी परमानेंस नहीं रहता। उसके बाद बर्ड एंड फ्लावर। पहले तो एक फूल की कली होती है, फिर उसके बाद मतलब बीज हम बोते हैं, उसके बाद वो उसको पानी देते हैं, उसकी गार्डनिंग करते हैं, तो वो जो बड़ा होता होता है बर्ड से, फिर वो एक फ्लावर बन जाता है। फिर एंड पॉइंट पे उसकी भी डेथ हो जानी है। सेम केस विद ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स। सब चीज़ें जो भी है ना, लिविंग थिंग्स, हर चीज़ ने मरना है, और नॉन लिविंग थिंग्स भी मर जाती हैं। जैसे एक लोहा पड़ा पड़ा, लोहा तो नॉन लिविंग है ना, फ़िलहाल तो हम उसको नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे। उसको पड़े पड़े भी रस्ट लग जाएगा, तो उसकी भी एक जो है ना मियाद जो है उसकी ज़िंदगी की, वो ख़त्म हो ही जानी है। इस तरह वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंस नहीं है। इस तरह यहाँ पर लीफ की बात कर लेता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब एक पत्ता है, उसके जो कलर स्टार्टिंग में है वो लाइट ग्रीन है, फिर उसके बाद उसका कुछ एज गुजरनी है, कुछ टाइम पीरियड गुजरना है, तो फिर डार्क ग्रीन हो जाना है।
देन वो येलो होके मुरझा जाएगा, गिर जाएगा। उसका जब एज ड्यूरेशन है कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड उसने भी मर जाना है। यानी हर चीज़ जो है, यहाँ से उसका एक कंसेप्ट निकलता है कि हर एक जो चीज़ है ना, उसी के अंदर उसकी मतलब एक लाइफ है, तो उसी के अंदर उसकी डेथ भी है। तो यहाँ पर कहता है कि कोई चीज़ भी परमानेंस नहीं है। उसके बाद इन सब चीज़ों से वो क्या कंक्लूड करता है कि नथिंग इज़ एवर द सेम, कि हर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में कि वो सेम रह सके। हर चीज़ ने चेंज होना है, चेंजेस इन ईच मूवमेंट। वो कहता है कि हर मूवमेंट के अंदर जो है ना चेंज आता रहता है, कोई मूवमेंट जो है परमानेंस नहीं रहता। यहाँ पर मैं आपको उसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि यू कैन नॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस। वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात समझ लें, कह रहा है कि वो कोई हम इंसान जो है ना, एक दरिया के अंदर दोनों पाँव सेम टाइम में नहीं रख सकता। किस तरह से, मैं बताती हूँ आपको। ये यहाँ पर देखें, ही सेज वी गो डाउन एंड वी डू नॉट गो डाउन, फॉर इन टू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस, एवर इट फ्लोज एंड इन एंड फ्लोज आउट। वो यहाँ पर कहता है कि हम एक ही वक्त में दो पैर ट्वाइस जो है पाँव का जुड़ा, हम एक ही वक्त में एक ही टाइम में समंदर दरिया में नहीं रख सकते। किस तरह से नहीं रख सकते, अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें ना अपने अल्फाज में, या तो हम इसको समझ लेते हैं कि अब देखें, अब आपने समंदर दरिया के अंदर अपना एक पाँव रखा है। एक पाँव जब रख लिया है ना, तो आपको दूसरा पाँव आप उसी पानी में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जिसमें आपने पहला पाँव अपना रखा ना, अब वो जहाँ आपने पाँव रखा वो पानी तो बह गया, क्योंकि वो शुरू में ही कह रहा है कि परमानेंस नहीं है चीज़ों में, किसी चीज़ में परमानेंस नहीं, यानी वाटर में भी परमानेंस नहीं। उसका भी फ्लो जो है वो टाइम के टाइम चल रहा है, तो वो वहाँ रुका हुआ नहीं है। उसकी हर मूवमेंट के अंदर जो है ना, उसकी मूवमेंट हो रही है। तो वो कहता है कि जहाँ हमने पहला पाँव रखा वहाँ का पानी आगे फ्लो कर गया, अब हमने जहाँ दूसरा पाँव रखा तो वो तो दूसरा पानी आ गया। उसके मुताबिक कि एक दरिया में हम मतलब सेम पानी के अंदर हम दोनों पाँव नहीं रख सकते। वहाँ उस टाइम के एक पाँव के रखते के जो टाइम गुजरा है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ गए उन्हें। अगर हम इसको देखें कि चेंजेस किस तरह से आ सकते हैं, हमारी फीलिंग्स भी चेंज हो सकती हैं, हमारा माइंड भी चेंज हो सकता है, हमें एक्सटर्नल चेंजेस भी आ सकते हैं। जैसे कि फीलिंग्स में देखें, अगर हम लोग एक पाँव हमने रखा है ना, तो हम लोग को अच्छा, पहले हम लोग थोड़ा सैडनेस फील कर रहे थे जब हमने एक पाँव दरिया में रखा, तो देन जब हमने दूसरा रखा, तो जब एक रखा तो हमें अच्छी फीलिंग्स आई, तो हमने कहा चलो दूसरा भी रखते हैं। तो हमारे उस टाइम पर भी हमें नहीं पता होता कि हमारा वो कितनी चेंजेस आ रही होती हैं। अगर हम माइंड को देखें कि हमें रिलैक्सेशन फील हो रही है पहला पाँव रखते वक्त, तो दूसरा पाँव रखते वक्त वो रिलैक्सेशन जो है बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। इस तरह से बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमें पहले पहला पाँव रखते ही सर्दी लगने लग पड़ती है। इस तरह से बहुत सारी अगर चेंजेस आ रही हैं, तो वो कहता है कि कोई भी चीज़ परमानेंस नहीं है, और हम एक ही दरिया के अंदर दोनों पाँव सेम टाइम में नहीं रख सकते। ठीक हो गया, होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को। आगे बात करते हैं। आगे वो बात करता है कि ऑल इज़ फ्लक्स, यानी हर चीज़ जो है उसे चेंज हो जाना है। बिकमिंग इज़ रियल, वो कहता है कि बिकमिंग जो है ना वो रियल है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि पार्मेनाइट्स ने क्या बात की थी कि बिकमिंग इज़ अनरियल। बिकमिंग को उसने किसके साथ लिंक किया था? उसने कहा था कि ये नॉट बीइंग है। जैसे वर्ल्ड, जो चीज़ चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू पार्मेनाइट्स वो अनरियल है, वो चेंजेबल चीज़ें जो हैं वो नॉट बीइंग हैं। और जो परमानेंट चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू पार्मेनाइट्स, तो वही रियल हैं, वही बीइंग हैं। लेकिन जो ये हेराक्लाइटिस है ना, ये ऑपोजिट बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिकमिंग इज़ रियल, बिकमिंग जो है वही रियल है। थिंग्स आर बोथ इन इज़ एंड इज़ नॉट एट द सेम टाइम। वो मैंने आपको शुरू में पॉइंट्स में जब पॉइंट्स लिखे थे उसमें भी ये बात बताई थी कि बिकमिंग के अंदर ही बीइंग भी है और नॉट बीइंग भी है, यानी इज़ भी है और इज़ नॉट भी है। किस तरह से? वो कहता है कि बिकमिंग हैज़ ओनली टू फॉर्म्स। वो कहता है कि बिकमिंग जो है ना, हर चीज़ की दो ही फॉर्म्स हैं।
दो ही फॉर्म्स, हर चीज़ में दो फॉर्म्स मस्ट होनी है। यानी एक चीज़ है ना, वो किस तरह से प्रूव करेगा कि इज़ प्लस इज़ नॉट मिलके बिकमिंग बन जाएंगे। यानी जो बिगिनिंग है ना किसी चीज़ की, उसी के अंदर उसकी एंडिंग भी है। अगर बिगिनिंग नहीं है तो उसकी एंडिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है तो बिगिनिंग नहीं है। एक दूसरे के बगैर इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। बर्थ है तो उसी के अंदर उसकी डेथ भी लाजमन होगी, यानी इसका ऑपोजिट यानी इसकी सेकंड फॉर्म भी लाजमी होगी। इज है तो इज नॉट भी उसी के साथ मस्ट एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिफाई ऑफ बिकमिंग इज बीइंग एंड नॉट बीइंग, यानी आइडेंटिफाई उसने बिकमिंग को किससे किया, बीइंग और नॉट बीइंग, यानी कोई चीज़ है और नहीं है, दोनों मिलकर बिकमिंग बनेगा। कोई चीज़ भी परमानेंस नहीं है। आगे देखते हैं उसने क्या बात की है। उसने इस बात को प्रूव कैसे किया है कि बीइंग और नॉट बीइंग जो है वो दोनों जो हैं रियल हैं। बीइंग हैज़ नॉट बीइंग इन इट। गुड हो गया। यहाँ पर उसने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बीइंग के अंदर ही नॉट बीइंग भी है। किस तरह से वो कहता है कि बीइंग जो है ना, कोई चीज़ है उसी के अंदर उसकी इज़ नॉट भी है। अगर कोई चीज़ इज़ है तो उसी के अंदर इज़ नॉट भी है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग के अंदर कि एक माचिस की जो तीली हमने स्टार्टिंग में ली थी वो इज़ है, उस टाइम तो वो है, लेकिन जब वो बर्न हो जानी है, जब उसको हमने फायर लगानी है, आग लगानी है, तो फिर उसके बाद उसी के अंदर उसकी बर्निंग भी है, तो वो ख़त्म भी हो जाने, यानी उसकी स्टार्टिंग भी वहीं से हुई, यानी इज़ के साथ उसके अंदर ही उसकी इज़ नॉट भी आएगा। यानी माचिस की तीली सुबह पहले थी ना, उसको जब हमने जलाया उसी में उसने ख़त्म भी होना है कि अंदर ही ख़त्म भी चीज़ ने होना है। यहाँ पर वो बात करते हैं कि एक रशियन जोलॉजिस्ट थे मैचनिकॉफ। उन्होंने ना अपनी बुक द नेचर ऑफ मैन के अंदर ये बात कही थी कि उनके मुताबिक हम जो एक्सटर्नल डिजीज़ हैं, एक्सटर्नल काजेज़ हैं, जो भी एक्सटर्नल वजूहात बनती हैं ना डेथ की, इंसान किस तरह से फौत होता है, या कोई उसको बीमारी होती है, या उसका बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मौत है, यानी कोई एक्सटर्नल वजह बनती ही बनती है। अगर हम बीमारी को कहें कि वो इंटरनल है तो वो इंटरनल, लेकिन किसी न किसी वजह से वो एक्सटर्नली शो भी तो होती है ना। तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, एक्सटर्नली फिर वो बन जाती है। तो वो कहता है कि कोई ना कोई काज होती है जो डेथ की वजह बनती है। मैचनिकॉफ इसने अपनी बुक के अंदर द नेचर ऑफ मैन के अंदर इसको कहा कि अगर हम इफ़ वी कंट्रोल दीज काजेज ऑफ डेथ, अगर हम इन काजेज को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो हम इस डेथ से छुटकारा पा सकते हैं। ये क्या बात कर दी इसने। आगे देखते हैं कि ये इसके मुताबिक कि हम अगर एक्सटर्नल काजेज़ को या एक्सटर्नल जो भी हमारे वजूहात बन रही हैं ना डेथ की, अगर हम उनको कंट्रोल कर लें तो हम इस डेथ से बच सकते हैं, यानी इंसान इमॉर्टल हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैचनिकॉफ। लेकिन हेराक्लाइटस ने मैचनिकॉफ की इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि अगर साइंस जो इतनी तरक्की कर गई है, अगर साइंस कोई भी प्रोसेस कर ले, कोई भी इस तरह से चीज़ बना ले कि जो डेथ को कंट्रोल कर सकते, फिर भी पॉसिबल नहीं है कि हम डेथ को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो इज़ है उसी के अंदर इज़ नॉट भी है, यानी अगर लाइफ है तो उसी के अंदर डेथ भी मस्ट होनी है, हर हाल में होनी है। लाइफ है तो डेथ भी मस्ट होनी है, ज़िंदगी है तो मौत भी लाजमी आनी है। और जाहिर सी बात है, वो कहता है कि लाइफ अकॉर्डिंग टू हेराक्लाइटस लाइफ हैज़ द जर्म ऑफ दैट ऑलरेडी इन इट। वही बात जो मैंने पहले की कि इंसान की जो लाइफ है ना, या किसी चीज़ की भी जो लाइफ है, उसी के अंदर उसकी जर्म जो है, डेथ वाला जर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि इज़ और इसके बगैर इस नॉट की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, इस नॉट के बगैर इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। यानी कोई चीज़ है, लाइफ है, तो डेथ भी लाजमी होनी है। एक दूसरे के बगैर हम इनकी ऑपोजिट फॉर्म के बगैर हम इनका कंसिडर कर ही नहीं सकते। और लाइफ इज़ डेथ पोटेंशियल, कि ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जानी है। डेथ के अंदर इतनी पोटेंशियल है, लाइफ के इतने अंदर इतनी पोटेंशियल है कि डेथ भी लाजमन जो है आनी ही आनी है। होपफुली आप लोग को ये इसके कंसेप्ट समझ आया होगा कि बीइंग हैज़ नॉट बीइंग इन इट, यानी बीइंग के अंदर ही नॉट बीइंग भी है। ज़िंदगी है तो मौत भी है। ये कंसेप्ट आप लोग को समझ आ गया होगा।
आगे बात करते हैं हार्मनी ऑफ ऑपोजिट टेंशंस। वो बात करता है कि हर चीज़ के अंदर ना हार्मनी पाई जाती है। ठीक हो गया। कैसे कि ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स कॉन्टेन देयर ऑन ऑपोजिट्स, के दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं ना, उनके अंदर ही उनका ऑपोजिट भी होगा। किस तरह से कि लाइफ है तो डेथ भी है, गुड है तो इवल भी है। इनके हम लोग सिंगल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, इंडिविजुअली हम इनको आइडेंटिफाई कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ऑपोजिट टेंशन्स इनके अंदर पाई जाती हैं कि हर चीज़ के अंदर ऑपोजिट टेंशन है। बीइंग हैज़ नॉट बीइंग इन इट, वही बात ऊपर वाली आ गई कि हर चीज़ का पेयर बना हुआ है, हर चीज़ के आइडेंटिफिकेशन ऐसे अलहदा से नहीं हो सकती। और रिलेटिविटी रिलेटिविज़्म की बात यहाँ पर वो इसकी एक बात से निकलती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टेंशंस बिटवीन दीज ऑपोजिट्स। ये पुरानी बात हो गई कि हर चीज़ के अंदर जो है वो हारमनी पाई जा रही है, हर चीज़ के अंदर उसकी इतनी कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है, टेंशन पाई जा रही है, जिसकी वजह से वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर उनके अंदर हारमनी नहीं ना होगी तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होगी ही नहीं। एक चीज़ की अलग से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। रिलेटिविज्म की वो बात क्या करता है कि हम लोग के लिए, कुछ बंदों के लिए रियलिटी को मानना, वो कुछ मान लेते हैं। अब देखें कि हम किसी चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ वाला जो पर्सन है वो भी उस चीज़ को ठीक ही समझ रहा हो, नहीं ना। हर बंदे का अपने अपने माइंड ऑफ ओपिनियन होता है, हर चीज़ के अपना परसेप्शन जो होती है, चीज़ों को परसीव करना का जो उनके मेंटेलिटी होती है, हर बंदे की अलग होती है। कुछ लोग इवल को अच्छा मान रहे होते हैं, कुछ लोग गुड को अच्छा मान रहे होते हैं। या हर चीज़ जो है ना, रियलिटी जो है हर चीज़ की जो है ना, एक चीज़ जो है ना वो अब रियलिटी नहीं रखती है कि ये नहीं हो सकता कि सब लोग उसी को रियल माने, उसी के फेवर में बात करें। हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ये मज़ीद बात की उसने आगे। ये सब आपको समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू के अंदर वो क्या बात करता है, फायर। फायर के बारे में बात करता है। स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका फायर था, जहाँ मैंने आपको मैजेस्टिक की बात करके दिखाई थी कि वो कहता है कि हर चीज़ ने चेंज हो जाना है, हर चीज़ ने जो चेंज हो जाना है वही चीज़ें रियल हैं, और जो परमानेंट चीज़ें हैं वो अनरियल हैं। अगर हम कहें कि हमें तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें परमानेंट नज़र आ रही हैं, जैसे हम अब कह लें कि केटू पहाड़ को देख लें, कि हम कहें कि वो तो हमें परमानेंस नज़र आ रहा है, जैसा था वैसे ही है। लेकिन वो कहता है कि ये जो हमारी इंसानी आँख है ना, ये उसका इल्यूजन है। बेसिकली बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जो हम हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती आई कि हम उसको देख सकें, वहाँ उस पॉइंट को देख सकें। लेकिन वो कहता है कि हर मूवमेंट के अंदर चेंज हो रहा होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। सेकंड बात जहाँ पर इसने की है, फायर अल्टीमेट मैटर। वो कहता है कि ऑल कम्स फ्रॉम फायर एंड टू फायर ऑल रिटर्न्स। वो कहता है कि फायर से ही हर चीज़ बनी है और हर चीज़ ने ही फायर में जो है ख़त्म हो जाना है। वाई फायर। और अपवर्ड और डाउनवर्ड पाथ के बारे में बात की उसने। सोल इज़ फायर, यानी इंसानी रूह की बात की। नो मैन हैज़ सेपरेट सोल इन हिज ओन। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्लीप इज़ हाफ वे हाउस टू दैट, यानी उसने जो है नींद की बात की है कि वो भी एक आधी मौत की तरह ही होती है। यहाँ फायर का उसने कंसेप्ट दिया है। वो कहता है कि हर चीज़ फायर से बनी है और फायर में ही चली जाएगी। अब देख लें कि फायर को भी उसने परमानेंस नहीं बोला। फायर को भी उसने कहा कि ये भी चेंज हो रहा है। मतलब हम कहते हैं कि एक लकड़ियों को आग लगा दें, उनमें आवाज़ भी पैदा हो रही है, ठीक हो गया। कलर्स भी चेंज हो रहे होते हैं आग के। जिस चीज़ को आग लगा रहे हैं वो चीज़ भी चेंज हो। अगर हम लकड़ी को ही आग लगा रहे हैं तो लकड़ी ही एक टाइम आएगा कि वो कोयला बन जाएगी, एंड देन वो राख बन जाएगी। ठीक हो गया। कि वो कहता है कोई चीज़ परमानेंस नहीं है। वो कहता है हर चीज़ आग से बनी है और आग में ही चले जाना है। कहते हैं कि आग से जो है वो स्मोक बन के ऊपर वेपन्स की फॉर्म में चला जाएगा। फिर वो वेपर्स जो हैं फिर बादल की सूरत में पानी बरसाएंगे, वो पानी फिर ज़मीन में आएगा। यहाँ पर देखें उसने बात की थी
ये पैराग्राफ देखें। हेराक्लिटस लेस डाउन आ थ्योरी ऑफ फिजिक्स, ऑल थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ फायर, कि हर चीज़ फायर से बनी है। दिस वर्ल्ड ही सेज, उसने कहा, नीदर वन ऑफ द गॉड्स नor ऑफ द ह्यूमन रेस हैज़ मेड, बट इट इज़, इट वॉज एंड एवर शैल बी एन एटर्नली लिविंग फायर, ऑल कम्स फ्रॉम फायर। वही बात कि हर चीज़ फायर से बनी है, एंड टू फायर ऑल रिटर्न्स, कि हर चीज़ ने फायर में ही चले जाना है। ऑल थिंग्स आर एक्सचेंज टू फायर एंड फायर टू ऑल, हर चीज़ ने चेंज होकर फायर में चले जाना है। फर्स्ट इज़ द मोस्ट म्यूटेबल ऑफ द एलिमेंट्स, वो कहता है कि बहुत ही बेसिक एलिमेंट है। इट डज़ नॉट रिमेन्स द सेम, वो कहता है कि इसने भी सेम नहीं रहना। फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर, उसने भी चेंज होते रहना है। इट इज़ कॉन्टिन्यूली टेकिंग अप मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, वो फ्यूल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एंड गिवन ऑफ एक्विलेंट मैटर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक एंड वेपर्स, वही बात कि वो आग जो है जब जल लेगी फिर वो स्मोक की फॉर्म इख्तियार कर लेगी और फिर दैन वो वेपर्स बन जाएगी जो हवा में चले जाएगी, ऊपर बादलों की शक्ल इख्तियार करेंगे। द प्राइमल फायर अकॉर्डिंग टू हेराक्लिटस ट्रांसम्यूट्स इटसेल्फ इनटू एयर इनटू वाटर, वो कहता है कि जो फायर है ना, हेराक्लिटस के मुताबिक वो जो है वो चेंज होकर एयर बन जाएगी, हवा में बन जाएगी, फिर एयर जो है वो वाटर बन जाएगा और वाटर जो है वो अर्थ तक पहुंचेगा। वही बात जो मैंने आपको बोली कि जब बादलों तक पानी की वेपर्स की फॉर्म में बादलों तक पानी ने जाना है, आग ने जाना है, फिर उस आग ने ज़मीन तक वापस आना है। तो वो इसी तरह से कहते हैं कि दिस ही कॉज द डाउनवर्ड पाथ, वो डाउनवर्ड पाथ बन जाएगा, यानी नीचे से ऊपर जाके रिटर्न जो चीज़ वापस आ रही है ना वो डाउन फॉर्म में आ रही है, तो उसको डाउनवर्ड पाथ कहता है। और टू इट्स कॉरस्पॉन्ड्स द अपवर्ड पाथ, द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अर्थ इनटू वाटर, वो कहता है कि फिर ये जो अर्थ है ना, फिर एट द एंड ऑफ लाइफ, वो कहता है कि इसने वाटर बन जाना है। अर्थ ने क्या बन जाना है? वाटर। फिर वाटर ने क्या बन जाना है? एयर बन जाना है। एंड एयर टू फायर, फिर एयर ने फिर फायर बन जाना। अब ये क्या हो गया? अपवर्ड पाथ हो गया। पहले डाउनवर्ड पाथ की बात की थी, उसने कहा कि ज़मीन से जब हम ज़मीन पर जब हम आग जलाते हैं, आग जो है स्मोक की फॉर्म अख्तियार कर लेती है, फिर उसके बाद वो वेपर्स बन के पानी यानी हवा की फॉर्म में ऊपर चले जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं, बादलों क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार करते हैं, दैन वो वाटर बन जाता है और फिर वही पानी ज़मीन तक दोबारा यानी बारिश की फॉर्म में आ जाता है। और इस नीचे पॉइंट में उसने अपवर्ड पाथ की बात की। नेक्स्ट उसने जो बात की है ना सोल की, नो मैन हैज़ ए सेपरेट सोल इन हिज, इस पैराग्राफ में देखें कि फायर इज़ फर्दरली स्पेशली आइडेंटिफाई विद लाइफ एंड रीज़न, लाइफ और रीज़न के साथ हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। द मोर फायर देयर इज़ द मोर लाइफ, द मोर मूवमेंट, वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आग होगी ना उतनी ज़्यादा ज़िंदगी होगी, उतनी ज़्यादा ही मूवमेंट होगी चीज़ों के अंदर। ठीक हो गया। द मोर डार्क एंड हैवी मटीरियल्स देयर आर द मोर दैट, कहता कि जितने हैवी मटेरियल्स होंगे ना दुनिया के अंदर तो वो इतने ही हमारी डेथ की वजह बनेंगे, इतने वो कोल्ड होंगे और वो नॉट बीइंग होंगे। द सोल अकॉर्डिंगली इज फायर एंड लाइक ऑल अदर फायर्स इज कॉन्टिन्यूअली बर्न्स इटसेल्फ आउट एंड नीड्स रिप्लेनिशमेंट, वो कहता है कि हमारी जो सोल है ना वो बेसिकली फायर से ही बनी है। अकॉर्डिंग टू हेराक्लिटस हमारी सोल भी है वो जो फायर से बनी है, उसमें भी मूवमेंट आती रहती है। यहाँ पर वो बात करते हैं कि यहाँ देखें, नो मैन हैज़ अ सेपरेट सोल ऑफ हिज ओन, वो कहता है कि इंसान की जो सोल है ना वो उसकी अपनी नहीं होती है, बेसिकली वो भी फायर से बनी है, उसने एक ना एक दिन फायर के अंदर ही ढल जाना है। वो उसके मुताबिक अल्टीमेट काइंड ऑफ मैटर जो है ना तो वो ओनली क्या है? फायर है। आर अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर्स मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन ऑफ फायर, कि हर चीज़ फायर से बनी है और फायर में ही ख़त्म हो जाएगी। वो कहता है कि अब हमने यहाँ पर सेकंड सवाल किए थे कि वाई फायर, कि हम वो सिर्फ फायर को ही क्यों ले रहा है,
इसके मुताबिक हर चीज़ मैंने आप लोगों को जो अभी साइकिल अपवर्ड और डाउनवर्ड का बताया था ना, उसके मुताबिक हर चीज़ जो है फायर से ही बनी है। एयर, वाटर, अर्थ, सब चीज़ें जो है ना फायर से ही बनी हैं और सब ने फायर के अंदर ही चले जाना है। ये था हेराक्लाइटिस का जो उसका कंसेप्ट थे चीज़ों के बारे में, फायर के बारे में, बीइंग नॉट बीइंग के बारे में, बीइंग हैज़ नॉट बीन इन इट के बारे में, जो भी चीज़ें थी उसने बताई। और जो उसने रिवर वाली एग्जांपल दी कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, कि आप एक दरिया के अंदर दोनों पाँव नहीं रख सकते एट द सेम टाइम। ठीक हो गया। ये था हेराक्लाइटिक्स का टॉपिक। होपफुली आप सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट फिलोसफर को इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।